विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से हिंदी साहित्य के इसी क्रम में आपके सामने लेकर आई हूँ। हिंदी काव्य विषय से आदिकाल विषय पर एक प्रश्न पूछा जाता है। आदिकाल की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। पूछता है आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं आदिकाल को। आदिकाल के बारे में अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में वीर और श्रृंगार रसात्मक काव्य की रचना प्रवृत्ति अधिक रही। आदिकाल की पृष्ठभूमि का वर्णन अगर हम करें तो उसमें राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां शामिल है। साथ ही साथ आदिकालीन कवियों में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और अन्य कवियों में रासो साहित्य भी शामिल है, साथ ही साथ लौकिक साहित्य। तो आइए आज जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा प्रश्न आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं पहला पॉइंट आपके सामने है वीर और श्रृंगार का उत्कर्ष। इन सभी वीर के साथ साथ श्रृंगार का भी पूर्व उद्रेक हुआ है। वीर रस तो इन कवियों का मुख्य लक्षण ही था। आदिकाल के प्रमुख कवियों का लक्षण क्या था? वीर रस था, किंतु श्रृंगार के साचार्य से उसका रूप भी ओजपूर्ण हो गया है। दोनों का मिश्रण इन्होंने कर दिया है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी अद्भुत चित्रण किया है, अद्भुत वर्णन किया है, जिससे काव्य रूप बिल्कुल ओजपूर्ण हो जाता है विद्यार्थियों। दूसरा पॉइंट है युद्धों का उत्साहवर्धक वर्णन या चित्रण। इन वीर गाथा काल रचनाओं में, क्योंकि वीर रस की कविताएं लिखी गई, देश को आजाद कराने की रचनाएं लिखी गई, तो वीर गाथा काल की रचनाओं में युद्धों का अत्यंत अजीब और फड़फड़ाने वाला चित्रण किया गया। युद्ध कौशल और युद्ध दृश्यों के चित्रण इन काव्य में इतने संपूर्ण है कि इनके क्षेत्र में इनकी बराबरी करने वाले अन्य काव्य दिखाई नहीं देते। तीसरा पॉइंट आदिकाल की विशेषताओं में लिखना है संकुचित राष्ट्रीयता। वीर गाथा काल के रचयिता या कवि जो थे वो चारण कवि थे। इन्होंने अपनी आश्रयदाता की प्रशंसा में उचित अनुचित का विचार भी नहीं किया, अर्थात अपने राजाओं महाराजाओं जिनके अंडर में ये काम करते थे, काव्य लेखन करते थे, उनके प्रशंसा में बिल्कुल काव्य या अपनी लेखनी को चलाया। उचित अनुचित या समाज के विकास, समाज के हित का कोई ध्यान इन्होंने नहीं रखा। चौथा पॉइंट सामान्य मनुष्य के लिए स्थान नहीं। वीर गाथा काल या आदिकाल के अंतर्गत गाथाओं में सामंती राजाओं, निवासों और उनके आचार व्यवहार, ऐश्वर्य और वैभव का चित्रण किया गया। हमेशा उन्हीं का गुणगान किया गया, उन्हीं की गाथाएं बताई गई। सामंत अर्थात जो समय आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न थे, धनवान थे, राजा महाराजाओं का ही चित्रण और वर्णन किया गया। उनके ऐश्वर्य और उनके वैभव का बखानी कविता में किया गया। एक आम मनुष्य को आदिकाल में स्थान नहीं दिया गया, सामान्य मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं था। पांचवा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। चारण कवियों ने युद्धों के अवसर पर सेनाओं के प्रमाण, पंथों तथा नारी के श्रृंगारी संकेत स्थलों पर प्रकृति को निकटता से देखा था। अतः इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन, नगद तथा उद्दीपन चित्र बहुत व्यापक पृष्ठभूमि पर अंकित किए। नगर, नदी, वन, पर्वत, उद्यान आदि के चित्र बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। कहने का तात्पर्य कि आदिकाल की रचनाओं में प्रकृति चित्रण का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। 6 नंबर काव्य रूप में यह वीर गाथा है प्रायः प्रबंध और दोनों काव्य रूपों में उपलब्ध है। प्रबंध काव्य में भी है अर्थात और खंड काव्य में भी है। प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है तथा मुक्तक काव्य का प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों में है, खंड काव्य नहीं बोलना है। मुक्तक काव्य की मधुरता के लिए बीसलदेव रासो है। दृश्य काव्य तथा गद्य काव्य का भी उस काल में सर्वथा अभाव दिखाई देता है। छंदों का वैविध्य अगला पॉइंट लिख लेंगे। इस काल में वीर गाथा काव्य में छंदों का विविध मुखी प्रयोग किया गया है, अर्थात विविध प्रकार से इस काल में छंदों का प्रयोग किया गया। एक प्रकार से यह काल छंद क्रांति का काल था। आदिकाल को छंद क्रांति का काल क्यों कहते हैं पूछा जाता है। छंद क्रांति का काल था जिसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया गया तथा उन्हें भाव प्रकाशन की सामर्थ्य शक्ति प्रदान की गई। दोहा, सोरठा, तोरक, तोमर, गाथा
गाहा, आर्या, उल्लाला, कुंडलिया आदि उनके छंदों को उचित रूप में इन काव्यों में नेतृत्व किया गया या क्षेत्र में नेतृत्व किया गया। रासो ग्रंथों का सृजन अगला पॉइंट है हमारा। आदिकाल में रासो नामक ग्रंथों की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई। उनके ग्रंथों के नाम के अंत में रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो। नरोत्तम स्थायी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। रसिक से रासो, रासो शब्द बने। आचार्य चंद्रबली पांडे इस शब्द को संस्कृत के रासक शब्द की देन मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक नामक छंद तथा काव्य भेद के आधार पर रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। एक मत यह कि रासो शब्द राजस्थान में प्रचलित रासो शब्द का ही प्रयोग है, जिसका अर्थ बात, घटना या कथा होता है। और 9 नंबर का पॉइंट आपके सामने है, डिंगल और पिंगल का प्रयोग। तो ये डिंगल और पिंगल क्या है विद्यार्थियों? इन काव्यों की एक बड़ी विशेषता यह भी रही है कि इनमें डिंगल भाषा तथा पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। ये तो आप जान गए कि डिंगल और पिंगल एक भाषा है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं डिंगल क्या है। डिंगल भाषा जो है विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का वह साहित्यिक रूप है जो गुजराती से साम्यता रखता है एवं जिसे चारणों द्वारा साहित्यिक लेखन में काम लिया गया। डिंगल के रूप में जाना जाता है, इसे मरु भाषा भी कहते हैं, मरु भाषा। और पिंगल, पिंगल को नोट डाउन करेंगे कि पूर्वी राजस्थानी भाषा का वह साहित्यिक रूप, पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थानी भाषा का वह साहित्यिक रूप है जो ब्रज भाषा से प्रभावित है तथा जो भाटों द्वारा साहित्य लेखन में काम ली गई पिंगल के रूप में माना जाता है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में अंतिम विशेषता को देख रहे हैं 10 नंबर, प्रबंधात्मकता और मुक्तात्मकता। वीर गाथा काल की रचनाओं के 2 मुख्य रूप प्राप्त होते हैं, वे है नंबर 1 प्रबंध और दूसरा मुक्तक। मुक्तक में जीवन के कतिपय महत्वपूर्ण अंशों को ही उभार कर दिखाया गया है। इस प्रकार के काव्य में अब्दुल रहमान का संदेश रासक लिया जाता है। पृथ्वीराज रासो में जीवन के समग्र आरोह अवरोह का चित्रण है। यह रचना प्रबंध की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना है, अतः दोनों ही प्रकार की रचनाएं इस काल में प्राप्त होती है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज हमने आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार पूर्वक देखा है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर के साथ प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, आपके काम आ रहा है, तो इसे दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Thank you very much for watching my video. Thank you.